हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अभी सुबह मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें मैंने आपको रेकमेंड किया था कि आपको बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स वाले वीडियोस नहीं देखना चाहिए। मतलब अपना सिलेबस पूरा 900 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए, रादर देन जो आपके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या बहुत सारे ऑनलाइन पेड सब्सक्रिप्शन में 2-2 हज़ार घंटे का मॉड्यूल हो रहा है। उतने लंबे क्लासेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उससे आधे से भी कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और वो बचा हुआ टाइम रिवीजन को दे सकते थे। मुझे एक्चुअली लगा था उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, बट थैंकफुली आप लोग सब बहुत रैशनल बच्चे हो, बड़े सेंसिबली आपने इस क्रिटिसिज्म को हैंडल किया और मुझसे आपने ग्रिड मांगी कि सर कैसे आप ग्रिड बनाते हो, कैसे आप ये बताते हो कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आप बता सकते हो कि इस लेक्चर में इतना टाइम ही लगना चाहिए पढ़ने में। तो बेटा, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये दुनिया का सब टीचर करता है। एक्चुअली होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन की बात है। जैसे अगर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता तो मैं भी वो सब फालतू चीजें पढ़ाता, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो अपना कवर करते हैं सारा बेस कि अरे गलती से कहीं बाहर से सवाल आ गया जो कि नहीं आने वाला है, बट फिर भी वो क्या, जस्ट टू कीप देमसेल्फ सेफ, वो आपको बहुत पेन में डालते हैं। मैं एक लेक्चर का एग्जांपल लेता हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसका मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है 5 घंटे में, एंड आई कैन बेट कि इसके बियॉन्ड एक सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बट आप इंडिया का सबसे ज्यादा चलने वाला बैच, जो मतलब सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस भी है और अच्छा भी है, उनमें अगर आप देखोगे तो ये लेक्चर जो है वो 20 घंटे का टाइम ड्यूरेशन बताया गया है इसमें। ठीक है, अब बोलोगे सर या तो आप बहुत कुछ स्किप करते होगे तभी आप 5 घंटे में निपटा रहे हो और ये लोग 20 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 गुना। मतलब डबल भी हो तो समझ में आता है, 4 गुना। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा, मैं वो तुमको इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले तुम समझो, हमने बात किया था कि बायोलॉजी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक रट्टाफिकेशन पार्ट होता है। रट्टाफिकेशन में तो तुमको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, तुम अपने से उसको एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से एनालाइज करके फ्लो चार्ट बना के रट सकते हो। ठीक है, बट मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स मैं कैसे एनसीईआरटी से बनाता हूं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स कैसे होता है वो मेरे पुराने बच्चे बड़े अच्छे से समझते होंगे, जिन्होंने एक सीरीज करी थी एनसीईआरटी रिव्यू। 2021 में मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, और आज तक उस सीरीज से डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, मैं उसी सीरीज को कैसे बनाता हूं, मैं अपना लेक्चर कैसे फॉर्मुलेट करता हूं, वही दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। एकदम टॉप सीक्रेट कि तुम भी मास्टर बन जाओगे अगर कुछ नहीं हुआ तो इस लेक्चर को देख के। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता हूं, मैं एक ग्रिड बनाता हूं। जैसे देखो, मतलब एक टॉपिक मैंने डाल दिया। ठीक है, तो क्या है भैया, मिंडस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 1 जीन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, 2 जीन, फिर मल्टीपल अलील, पीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंडिसेस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एनसीईआरटी का बाइफर्केशन करता जाता हूं कि भाई कितना एनसीईआरटी में पढ़ना है, कितना एनसीईआरटी से बाहर चलना है। तो जैसे तुम इस चैप्टर में भी तुम देखते जाओगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कहां से एनसीईआरटी से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तुम रियलाइज भी नहीं करोगे 20 घंटे के लेक्चर के बाद, अरे यार ये वाला पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट मैं अभी 15 मिनट में तुम्हें वो सारी चीजें दिखा दूंगा। और फिर तुम जाके ना ये वाला लेक्चर जरूर करना जो 5 घंटे का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यू विल रियलाइज कि 5 घंटा वॉज मोर देन सफिशियंट फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ठीक है, तो क्या है, अच्छा लास्ट में मैं तुम्हें सब कुछ जो मैंने प्रॉमिस किया है, सिलेबस ट्रैकर और ग्रिड वगैरह सब शेयर कर दूंगा। क्या है कि माइक्रो ग्रिड अभी मुझे बनाने में टाइम लगेगा, बट चैप्टर बाय चैप्टर इस तरह का असेसमेंट मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज नए एनसीईआरटी के बेसिस पे सिलेबस और ट्रैकर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। तो ये सिलेबस ट्रैकर जरूर यूज करके आप हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी इसका सब टॉपिक वाइज भी डिवीजन है ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे इसी टेलीग्राम चैनल पे, वो बन रहा है। और डिटेल्ड ग्रिड चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया जाएगा, है ना। मतलब मैं एक चेकलिस्ट बनाता था, मैं एक चैप्टर बनाता था जिसको मैं कहता था रिवीजन चेकलिस्ट। तो चैप्टर चेकलिस्ट करके मैं 2-2 3-3 मिनट का वीडियो पर चैप्टर शेयर कर दूंगा, तो आप उसी चेकलिस्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद कहीं से भी लेक्चर लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट बायोलॉजी की तुम्हें कहीं जरूरत नहीं होगी कहीं और से लेक्चर लगाने की, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं अभी दिखाता हूं कैसे। ठीक है, चलिए आइए, तो सपोज मान लीजिए हम फिर से अपना ये खोलते हैं जी। तो आप देखिए कि मैंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया। इंट्रोडक्शन में क्या चीज था, 3 डेफिनेशन था, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, वेरिएशन का डेफिनेशन, ठीक है,
और ये 3 पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, 3 पॉइंट में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब लोग पूरा कहानी रामायण बताते हैं उसमें। फिर हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री में लोग अलग अलग वो बताते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये वो वगैरह वगैरह बताते थे। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना कि भाई 8000 से 1000 BC तक हमको पता था, हम साहिवाल काव को ब्रीड करते थे और तब तक, बट हमको एग्जैक्टली बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या था वो नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद फिर मेंडल चाचा की बात की हमने, कब पैदा हुए, कितने साल तक उन्होंने किस पे काम किया, पी पे काम किया, ठीक है, क्यों पी पे काम किया और क्या अप्रोच था, उस पर हमने थोड़ा बात कर ली। तो ग्रेगोर मेंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस पे बात किए कि मेंडल ने 7 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया, ठीक है। अब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्या होता है, कैसे इनको ट्रू ब्रीडिंग पता चलता है, इस पे बारे में हमने बात किया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन सा था। इसमें स्पेशली ये बताना बहुत जरूरी था कि सीड्स कलर और पॉड कलर में उल्टा हो जाता है, यहां येलो होता है, यहां ग्रीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इमैस्कुलेशन बैगिंग समझाया गया कि कैसे हम सेल्फिंग कर सकते हैं, कैसे हम क्रॉसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने बताया कैसे क्रॉस है, कैसे गैमीट बनता है, सब कुछ डिटेल में, ठीक है, आराम से, कि क्या है यहाँ पे जो ये सब चीजें एक्सप्लेन की गई उस पर बात किया। फिर हमने एक अलग से बॉक्स बना दिया जहां पे जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज आपके लिए लिख के दे दी कि भाई ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद अलील क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, सब कुछ वो एक अलग से बॉक्स में हमने डाल दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में से हॉच पॉच दिया हुआ है, ठीक है। फिर होमोजाइगस, टी 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 टी, फिर जीनोटाइप, फिर उसके बाद फिनोटाइप, ये सब कुछ हमने यहां पे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहां पे बोल दिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, पनेट स्क्वायर, आरसी पनेट ने दिया था, ये वाले पे भी सवाल आता है, ये भी हमने किया। फिर उसके बाद एक मेथड एनसीईआरटी में नहीं दिया था, फॉकलिंग मेथड, ठीक है। फॉकलिंग मेथड मतलब क्या होता है कि भाई अगर मान लो कि जीन है ए बी है और स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो क्या है, ये ऐसे करके बन गया, तो फॉकलिंग मेथड वैसा वाला होता है। सॉरी, ए बी क्यों कर रहे हैं हम, गैमीट ही बना दिया मैंने, एक सेकेंड, ये ऐसा है। अगर मान लो कि ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ठीक है, तो ये ऐसे फॉकलिंग मेथड होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो 2 मेथड हम लोग पढ़ते हैं, फॉकलिंग मेथड, एक पनेट स्क्वायर। तो बस इतना बता दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये बात की कि भाई ये वाला सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ऐसे भी निकाल लेते हो, ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये पनेट स्क्वायर के थ्रू सब कुछ आराम से निकल जाता है, ठीक है। फिर हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर ली। फिर एनसीईआरटी ने सवाल पूछा था, इस पर बात किया, और ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमने देख लिया, ठीक है। अब आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, यहाँ पे लोग कराते होंगे, तुम लोग बताना मुझे कराते कि नहीं। बैक क्रॉस नहीं आता सवाल, आउट क्रॉस नहीं आता, रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें सारी से सारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया, अगेन यहां भी एनसीईआरटी पे किया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का टाइप, कि कितना टाइप ऑफ जीनोटाइप है, कितना टाइप ऑफ गैमीट है, कितना टाइप ऑफ जाइगोट है, उसका फॉर्मूला किया, क्योंकि जेनेटिक न्यूमेरिकल पे सवाल आते हैं। अब ये क्या है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और टेक्निकली तुम अगर सवाल इससे आता तो लगेगा तुमको एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन यहां पे ये कर लिया, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अब ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो इसको एज इट इज एनसीईआरटी समझाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोडोमिनेंस किया। कोडोमिनेंस में हमने पूरा ब्लड ग्रुपिंग वाला पूरा पार्ट देखा, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी, किसकी कहीं नहीं है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया। अब यहां पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे क्या है, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, तो ये लोगों को नहीं पता, यहां पे लिखा हुआ है कि पीलियोट्रॉपी है, ठीक है, यहां पे पीलियोट्रॉपी एक्सप्लेन नहीं है, तो यहीं पे हमने पीलियोट्रॉपी एक्सप्लेन किया और बताया कि स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम पीलियोट्रॉपी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी यहां पे तुमको घुमाती, ठीक है। फिर और क्या बताया कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है, तो दोनों पॉइंट यहां पे आपको समझाया गया। फिर आपको इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स बताया गया, ठीक है। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताया गया। फिर यहां पे एक और चीज हमने ऐड किया, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एग्जांपल बताया गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिटेज बताया, मेंडल कब मरे वो बताया, मेंडल का फेलियर क्यों हुआ वो बताया,
फिर कैसे रीडिस्कवर हुआ मेंडल वर्क, किसने रीडिस्कवर किया वो बताया। फिर उसके बाद हमने पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन बताया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का मूवमेंट समझना है। अगर आपने मियोसिस नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मियोसिस आना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे हुआ वो समझाया क्रोमोसोम के थ्रू। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुआ वो समझाया क्रोमोसोम के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि यहाँ पे आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ोगे तो आपके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको टीचर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, पहली बार जब आपको समझने में दिक्कत होगा, एक यहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी और एक यहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोसोम है, ये आपको पूरा डिटेल में बताया गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया, डेफिनेशन जो है उसका। फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बात किए, थॉमस हंट मॉर्गन पे बात किए, क्यों यूज किया फ्रूट फ्लाई उस पर बात किए। ठीक है, और फिर लिंकेज एंड रिकॉग्निशन पे ये वाला जो चीज है येलो व्हाइट, इसका एक्सप्लेनेशन समझाया। बहुत बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता, ये कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता। और अगेन जाइए आप मेरी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दी है उस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर कमेंट आगे करना कि क्या तुमको ये वाला पार्ट समझ आया कि नहीं आया। और ये दैट टू इन 30 मिनट्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, 30 मिनट में मैंने आपको ये वाले और ये वाले क्रॉस समझा दिए। ठीक है, उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे अब लोग क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बेल कर्व फलना ठिकाना सब बनाते हैं। सवाल कहां से आता है सर, एग्जाम्पल पे आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं बताने का, क्या कि इट ऑल्सो अकाउंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल चीजों पे भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, अगेन वहां पे एक एग्जाम्पल था स्टार्च बाइंडिंग जीन, यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल आ जाता है ह्यूमन हाइट और ह्यूमन हाइट कह रहा हूँ, पीलियोट्रॉपी के एग्जाम फिनाइल कीटोनुरिया आ जाता है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में 4 तरह का, XXXY टाइप, XXXO टाइप, ZZZW टाइप और ZZZO। ZZZO तुम्हारे नहीं दिया हुआ है बट हम उसको यहाँ पे ऐड करके आपको पढ़ा देते हैं, कौन सा मेल हेट्रोगैमेटी है, कौन सा फीमेल हेट्रोगैमेटी और प्रोबेबिलिटी कौन सा बच्चे होने की क्या होती है। ठीक है, अगेन ह्यूमंस में ये प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं तो अगेन यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देते हैं, तो ये पूरी ग्रिड बनती है आपकी। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी आता है, हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। और इस लाइन पे सवाल आता है क्या कि दे डू नॉट हैव फादर दस दे कैन नॉट हैव सन बट दे कैन हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स, ये इस पे सवाल आता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन पे, अब म्यूटेशन हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहाँ पढ़ाएंगे हम म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट म्यूटेशन बेसिक बता दिया आपको, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेसिक बता दिया, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर पेडिग्री एनालिसिस हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस कराते हैं, कॉन्सेप्ट कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ये ना, पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ताकि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, डिजीज के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन बने। तो पेडिग्री एनालिसिस पे हम अगेन 40 मिनट का टाइम देते हैं ताकि आप डिटेल में पेडिग्री एनालिसिस समझें। ठीक है, उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाते हैं, तो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बताते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। एनसीईआरटी में ऑटोसोमल डोमिनेंट का सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, बट इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी में एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जांपल नहीं दिया है, तो हम इस एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जांपल को ऐड कर देते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में सिस्टिक फाइब्रोसिस सिर्फ मेंशन्ड है, तो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इन सब पे सवाल कराते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का लिखा है क्या, इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स। देखो है ना, कलर ब्लाइंडनेस पर सवाल आ सकता है। हीमोफीलिया पे क्वीन विक्टोरिया वाले फैमिली पे सवाल आ सकता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, उसका नाम नहीं दिया है, सिर्फ दिया है वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो हम बताते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का पूरा ये समझाते हैं। अब ये वाला टेबल लोग छोड़ देते हैं कि भाई इसका सीक्वेंस पूछ सकता है सबसे कि कौन सा पेप्टाइड का सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आपको लिखवाया जाता है ताकि आप ये सीक्वेंस मिस ना करें। अब क्या है कि आप बहुत बड़े लेक्चर्स करोगे तो ये सब अच्छी चीज है, जो काम की चीज है, जहां पे आपको ध्यान देना था उसको ध्यान देना भूल जाओगे। ठीक है, फिर फिनाइल कीटोनुरिया हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक रखना है। थैलेसीमिया बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक रखना है। अच्छा सिकल सेल एनीमिया में हम ये भी ऐड करते हैं, कौन सा, विच क्रोमोजोम, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये क्रोमोजोम हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से बात करते हैं। एन्यूप्लॉइडी का डिफरेंस और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस के कारण होता है और वहां पे सेग्रीगेशन एनाफेज के टाइम पे नहीं हो पाता, इसके कारण होता है, तो दोनों का वो डिफरेंस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर टाइप्स ऑफ एन्यूप्लाइडी, नलीजोमी, मोनोजोमी आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि ट्राइजोमी आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो नलीजोमी और मोनोजोमी आपको समझाना पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स, फिर उसके बाद आपका आ गया क्लाइनफिल्टर्स, और इसके बाद आ गया आपका टर्नर्स। जेकब वेकब आपके सिलेबस में नहीं रहता, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो अगेन अब आप देखोगे कि इसमें लगभग 50%, 60% जो है वो आप खुद से पढ़ सकते थे, थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। बट 40% के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। बट किसी भी हालत में आपका जो ये लेक्चर है ये 6 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं दो दो बार भी अगर समझाऊंगा तो पकड़ लो 7 घंटे, ठीक है। अगर लाइव क्लास में मैं तुमसे इंटरेक्ट भी कर रहा हूं तो पकड़ो 8.5 आवर्स, तो मतलब 8.5 घंटे का बहुत ज्यादा, अगर तुम जीरो लेवल क्या माइनस लेवल पे हो तो भी मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं ना, तुम बस 5 आवर्स का लेक्चर करो मेरा, और तुम मुझे बताओ कि भाई नहीं तुमको कुछ समझ आया तो मुझे समझाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं रिकॉर्डेड, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं वन शॉट। रीजन है कि आप अपनी सहूलियत अपनी तसल्ली के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो चलो आपने एक चैप्टर बता दिया, बाकी चैप्टर्स मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो बेटा देखो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जो भी अभी मैंने बताया ना आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। मेरी किताब है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, सेम और यही खोल लेते हैं जो मैंने जो पढ़ाया आपको, वही जैसे मान लो कि रिप्रोडक्शन खोल लेते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से जितना बाहर चाहिए सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। चलो मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन का कितने घंटे का रिप्रोडक्शन का मॉड्यूल है मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये कितने घंटे का हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं टोटल कैलकुलेट करके तुम्हें बता तो देता हूँ। हम 1 घंटा 17 मिनट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। आपने पढ़ा, आपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट जो मेरे सुंदर से अच्छे सुंदर सुशील नोट्स हैं, देखो अब इसमें क्या है कि बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से एनसीईआरटी सेंट्रिक एनसीईआरटी के डायग्राम को डाल के सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 7 से 8 घंटे का तुम्हारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब फिर कुछ चैप्टर जैसे रट्टाफिकेशन, इसमें कम टाइम लगना है, ये 2 घंटे में भी हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सब टॉपिक बेसिस पे। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है सीरियसली तो सिंपल सा है बेटा, ये बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब है। इसमें क्या होता है कि मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से खरीद सकते हो। मेरी किताब है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, तो आप आराम से मतलब बिल्कुल ये ग्रेड वेट सब बना हुआ है दोनों। देखो मैं किताब दिखा देता हूँ, फिजिकल किताब भी आपको मिल जाएगी, क्लास 11 की बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब है, ठीक है। ये अब बोलोगे सर इतनी भारी भरकम किताब तो एनसीईआरटी से ज्यादा हो गया। बेटा क्या है कि ना अब देखो इसमें डायग्राम्स टेबल्स के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जगह ज्यादा लेता है, बट आपको इट इज वेरी इजी ऑन योर आईज। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टैग्ड हैं, सब कुछ है बना हुआ, ठीक है। तो इट इज वेरी डायग्रामेटिक, इट इज वेरी इजी ऑन योर आईज, तो तुम्हारा जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्लास 11 की बायोलॉजी फंडा बुक है, ये 12th की है, तो टोटल 800 पेज की किताब है, ठीक है। इसके साथ तुमको ऐप पे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब ये देखो सब टॉपिक का, हर सब टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। प्लस नोट्स आप अगर नहीं किताब रखे हो तो अगर किताब यहीं पे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी नोट्स आराम से पढ़ सकते हो। अब जैसे मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ब्लड ग्रुप्स है ना, इस पे सॉरी ब्लड ग्रुप का ना टाइप्स ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी वैसा वाला ग्रैनुलोसाइट ग्रैनुल। अब यहाँ पे देखो सारे पीवाईक्यूज टैग्ड है ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी का देखा हुआ है। तो क्या है कि हमने एनसीईआरटी को ही बड़े सुंदर तरीके से अरेंज कर दिया जिससे आपकी ईज ऑफ लर्निंग हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में क्या कैसे आपको कहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, वो चीजें हमने इसमें आपको बता के रख दी। कहाँ मिलेगा सर ये? तो अगेन आपको कुछ नहीं, fundabox.in fundabox.in पे जाना है, ठीक है। यहाँ आपको वेबसाइट पे यहीं पे दिख रहा होगा, ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको दोनों किताब 75% डिस्काउंट में मिल रहा है, 1000 रुपए की पूरी बायोलॉजी, मतलब उसमें किताब भी मिल गया, लेक्चर भी मिल गया और प्रैक्टिस भी आपने कर लिया। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आप खरीद सकते हैं इस दोनों 11th की और 12th की किताब को, ठीक है। इसके साथ एक चीज और रिक्वायर्ड हो आपको, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर नहीं भाई मैंने तो 3000 रुपए का कोर्स ऑलरेडी खरीद लिया, अब मैं नहीं खरीद सकता इसको। तो बेटा आपके लिए भी सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना। आप पहले तो आज मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताओ कि ये 5 आवर का लेक्चर जो मैंने अभी दिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको कीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पलर कीजिए, और उसके बाद आप किसी का अपने किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का या किसी भी स्टैंडर्ड बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। अगर आपसे
95% क्वेश्चन पहली बार में बन जाता है सही। तो मानोगे ना कि मेरी बात सही है, तो मैं अपने हिसाब से किताब चूज कर लो, ठीक है। और अगर आपका ये टाइम है, जो भी टाइम आप 20 घंटे लगा रहे हो 5 घंटे में हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा बायोलॉजी जो है आपका 150 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 150 आवर्स आपके मॉड्यूल में ये 600 650 घंटे का चीज होगा, ठीक है। तो पूरी बायोलॉजी 150 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस इज गारंटीड, मतलब लिख के दे देता हूं मैं कि एक क्वेश्चन उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। ये क्यों? क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आता है, आपको भी पता है, ठीक है। ग्रेड चैप्टर वाइज मैं आपको देता रहूंगा, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। ग्रेड बनाने में क्या है कि अब इसी तरह से एनसीईआरटी पे जैसे मैंने मार्क करके दिया है ना, ऐसी मैं ग्रेड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अगेन अगर आपको ये भरोसा हो जाता है एक बार कि सर ये सफिशिएंट है, मुझे पता है आप अपना टाइम देंगे तो आपका ट्रस्ट इशू होगा कि अगर मेरा लेक्चर सफिशिएंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। ये वन शॉट लेक्चर चलता रहेगा, फिर आपको ग्रेड की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कम टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका यूट्यूब पे मैं करा दूंगा, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। वैसे चैप्टर वाइज ग्रेड, जैसे जेनेटिक्स का पूरा ग्रेड जैसे मैंने प्रिंसिपल में वेरिएशन में दिया, बायो का मैं ऐसे चैप्टर वाइज ग्रेड आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001 पे, ठीक है। अभी हम लोग वन शॉट में अगला लेक्चर जो करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने वाले हैं, जो अगले मंडे को आएगा। तो सप्ताह में एक दिन आता है और 5 से 6 घंटे के लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर से आपको समझ आया होगा कि कैसे बायोलॉजी पढ़नी है, कितना पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आपके यहाँ एपिस्टासिस पढ़ाते होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ाते होंगे, कोलैबोरेटिव जीन पढ़ाते होंगे, डुप्लीकेट जीन पढ़ाते होंगे, मुझे ही पता है, मुझे भी आता है ये सब, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। बट क्यों पढ़ाऊंगा मैं? वाई विल आई वेस्ट योर टाइम, है ना। तो उन चीजों को आपको नहीं पढ़ना, आपका फोकस बराबर, मतलब बायोलॉजी का सिलेबस आप जितना जल्दी खत्म करोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप उतना टाइम दोगे। एक बार को मैं फिजिक्स के लेंदी लेक्चर्स का मतलब समझ भी जाता हूं। क्या फायदा है सर फिजिक्स के लेंदी लेक्चर्स का? फिजिक्स के लेंदी लेक्चर होने से क्या होता है, आप प्रैक्टिस कर देते हो क्लास में, इलस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं, तो दैट इज फाइन। बट बायोलॉजी में तो इतना टाइम देने का कोई सेंस नहीं बनता बेटा। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आई होप इस लेक्चर से आपको क्लैरिटी मिली होगी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना। कोई पुराना बच्चा जो ऑलरेडी फंडा बॉक्स यूज कर रहा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कितनी अमेजिंग किताब है ये। एंड वन शॉट सीरीज का भी रिव्यू जरूर देना। मैं वन शॉट सीरीज की लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, मैं वन शॉट सीरीज का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं। मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स जरूर चाहिए इस पे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।